कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस बार भी हर बार के तरह वीकेंड पे मैं लेकर आई हूँ एक न्यूज़ शो के एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू। जिस बात का आपको बेसब्री से था इंतज़ार, उस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म करके मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये रिव्यू का वीडियो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि लास्ट 2 एपिसोड में जो हुआ था एक शॉर्ट में उसका क्यों ना समरी हो जाए, जो लोग फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं उनको भी एक चीज़ का हिंट मिल जाए। जी हाँ, कलर्स का प्रसिद्ध शो, इनफैक्ट एकता कपूर के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ शो बेकाबू में कुछ इस तरीके से सीन दिखाया गया। बेकाबू एक ऐसा शो बन चुका है जिसे देखने के लिए लोग वीकेंड का कर रहे हैं इंतज़ार। जी हाँ, वीकेंड का तो कर रहे हैं इंतज़ार, लेकिन 9 बजते ही टीवी के सामने तो आप भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठी थी। एंड ये पूरा देखने के बाद इस शो को कर रही हूँ मैं रिव्यू, ये शो का कर रही हूँ मैं रिव्यू। इस तरह मैं आपको बता दूँ, एपिसोड 1 में जहाँ मतलब आप कह सकते हो हर तरीके का सस्पेंस था, सस्पेंस से भरा ये शो है, जहाँ पे आप कह सकते हो शो के प्रमोशन के दौरान पे शिवांगी जोशी के साथ साथ इमाम और शालीन भनोट और ईशा सिंह नज़र आए थे। इसके साथ साथ मोनालिसा भी नज़र आई थी, जो कि डायनों की दुनिया की बहुत बड़ी आप कह सकते हो कलाकार है, जिन्होंने ऐसे शोज़ किए हैं स्टार प्लस पे भी, जैसे नज़र हो गया, डायन हो गया, और अभी कलर्स पे बेकाबू शो में भी कुछ और नहीं, भले उनको भी ऐसा ही कुछ कैरेक्टर मिला, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि स्टार्टिंग में ये दिखाया गया है कि एक राक्षस और परी के बीच में, यानी कि एक फरिश्ते के बीच में हो जाता है प्यार, और उस प्यार को पाने के लिए पहले परी देती है धोखा राक्षस को, उसके बाद राक्षस बदला लेने के लिए परी से धोखे से करता है शादी। जी हाँ, मैं यहाँ पे कैरेक्टर में जो शिवांगी जोशी हैं उनका नाम है परी देवलिका, तो वहीं जिस राक्षस से उन्हें होता है प्यार उसका नाम है, पता ही होगा आपको उसका नाम क्या है, उसका नाम है हरमन। और इस दौरान जब इनके बीच में प्यार होता है और बातचीत होता है, इस दौरान जब परी को पता चलता है कि इसके पार्टनर ने इसको दिया है धोखा और राक्षस की दुनिया से लौटा है, तो उसे एक श्राप देते हुए वो अपने हथियार से उसे मार गिराती है। परी को इस बात का बहुत गहरा चोट पहुंचता है, लेकिन इस बात को अभी भी सस्पेंस रख के एपिसोड 2 में ये दिखाया गया है कि धरती पे आज भी इंसानों के साथ साथ कुछ राक्षस रहते हैं, जो वक्त आने पे इंसानों का खून पी के, क्योंकि राक्षस का काम होता है इंसानी खून खाना, इंसानी मांस खाना, तो उनका जब जब भूख बढ़ जाती है तब तक वो इंसानी खून करते हैं, इंसानी मांस खाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखाए गए हैं जिन्होंने इंसान के वेश में तो हैं लेकिन है वो राक्षस, जहाँ पे असली किरदार निभा रही है मोनालिसा, जिसका नाम है इस शो में यामिनी रायचंद। जी हाँ, जो मेन राक्षस का रोल निभा रही है। इसमें उन्होंने दिखाया कि इस शहर के सबसे रईस आप कह सकते हो इंसान है वो, जिसके ऑलरेडी 2 भाई हैं, और यामिनी यानी कि ये राक्षस का जो पिता थे, जो उनके डैड थे, ये बहुत बड़े तपस्वी थे, जो तपस्या करके एक चीज़ पाना चाहते थे, एक हथियार पाना चाहते थे जिसपे वो धरती पे राज कर सकते थे, धरती पे को काबू कर सकते थे, ऐसा सबको लगता था। और उनका तपस्या भंग करने के लिए परी ने, एक महापरी ने अपनी बेटी यानी कि परी देवलिका को धरती पे भेजा था, मतलब शिवांगी जोशी को धरती पे भेजा था, जहाँ पे शिवांगी जोशी ने अपने आप कह सकते गेम खेल के इस ये ब्राह्मण का जो तपस्वी था, जो राक्षस का रूप धारण करके तपस्या कर रहा था, उसका उन्होंने तपस्या तोड़ा था। इस दौरान ये चीज़ देखा गया था कि यामिनी के 2 भाई ऑलरेडी हैं, और डायरेक्टली एपिसोड 2 में ये दिखाया गया कि उसके दोनों भाई इस दुनिया से जा बसे, दोनों भाई का कत्ल हो चुका है। लेकिन आपको बता दूं, राक्षस कभी मरते नहीं हैं। जी हाँ, इस बात का खुलासा यहाँ पे हुआ है एपिसोड 2 में कि राक्षस कभी मरते नहीं हैं, जब तक उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, जब तक उन्हें कोई श्राप ना दे दे, जब तक उनके साथ कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए, तब तक उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। फिलहाल किसी के चाकू मारने से या कुछ करने से तो बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि राक्षस कभी मरते नहीं है, वो अटल रहते हैं और वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और नरक में ही उनकी जगह होती है, पाताल में उनकी जगह होती है। इस बात का खुलासा यामिनी ने खुद ने किया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ देखा गया है कि यामिनी के 2 भाई थे, एक भाई को तो परी देवलिका ने मार गिराया, जो कि परिलोक से डायरेक्टली धरती पे आ गिरा, और जहाँ पे वो गिरा वहीं पर ही उसके आप कह सकते एक समाधि टाइप बनाया गया, लेकिन समाधि में उसका फ़ोटो नहीं था, समाधि में उसके छोटे भाई का फ़ोटो था, जिस छोटे भाई का नाम था अगस्त, उसका फ़ोटो था। अभी सेकंड एपिसोड में डायरेक्टली सस्पेंस रखते हुए इन्हें दिखाया है कि एक न्यू एंट्री होता है, जहाँ पे शालीन भनोट का और ईशा सिंह का कैरेक्टर सामने आता है, जहाँ पे शालीन भनोट को दिखाया है कि एक राक्षस का अवतार, एक राक्षस का अवतार, और ईशा सिंह को दिखाया है बेला, जो कि आप कह सकते हो कुछ शक्तियों के साथ दुनिया में आई है, जो पैदा हुई तो ऐसा लगा कि इस दुनिया से चल बसी है, इस दुनिया में आने से पहले ही इनको खो चुके हैं, ये मर चुकी है। लेकिन ये बात का खुलासा जैसे चांद की रोशनी इस पर पड़ती है
तो उसको डायरेक्टली होश आता है और कहीं ना कहीं उसके पास कुछ चमत्कारी यंत्र है, क्योंकि ये नॉन फिक्शन शो है, ऐसा होना लाजमी है। उन्होंने ये दिखाया है कि अगर ईशा को यानी कि बेला को अगर कोई भी टच करता है तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा होता है ये बेला को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, वो पढ़ लेती है उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस दौरान बेला को समझ में आ गया, लेकिन बेला को एक चीज़ ये खटक रही है कि उसके दिमाग में, उसके सपनों में हमेशा परी और राक्षस के ख्याल क्यों आते हैं। और ये परी और राक्षस कोई और नहीं, परी और राक्षस में हमेशा शिवांगी जोशी और उसके लवर का ख्याल आता है, जिनको शिवांगी ने यानी कि परी देवलिका ने मार गिराया था। अब ये कहानी में ट्विस्ट आने के बाद से सभी फैंस लोग कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा रहे कहीं बेला शिवांगी जोशी यानी परी देवलिका की कोई अंश तो नहीं जो इस दुनिया में आई है। और जो आप कह सकते हो जो न्यू कैरेक्टर शालीन भनोट का दिखाया हरनव वाला, ये किसी राक्षस का अंश है जो इस दुनिया में तो नहीं है, या फिर ऐसे दिखा रहे कि इस दुनिया में नहीं है लेकिन इस दुनिया में है। शालीन भनोट की एंट्री इस तरीके से होती है, बहुत सिंसियर, मासूम और इनोसेंट सा बॉय है दिखता है उसमें, लेकिन आज के एपिसोड में ऐसा दिखाया गया कि शालीन भनोट का एक विकराल, एक अनंत रूप सामने आया है जिसे देखने के बाद कोई भी उनसे डर जाए। यामिनी ने अपने 2 बेटों को, यामिनी के 2 बेटे हैं और ये जो छोटा भाई यामिनी का था अगस्त, उसका एक बेटा है जिसका किरदार निभा रहे शालीन, और आप कह सकते हो इस शो में इसका नाम है हरनव। और यामिनी डर रही है कि हरनव के पास वो शक्तियाँ ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही जो एज में उसके डैड का मृत्यु हुआ है यानी कि अगस्त का मृत्यु हुआ है, उस एज में जब शालीन भनोट पहुंच जाएंगे तो शालीन भनोट के पास वो शक्ति आ जाएगी, हरनव के पास वो शक्ति आ जाएगी जिस शक्ति से यामिनी डर रही है कि अगर उसके पास वो शक्ति आ जाएगा तो हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो हो जाएगा, राक्षस की दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो हो जाएगा और उसका बहुत ही ख़राब असर सब पे पड़ेगा। यहाँ यामिनी जो सब पे राज कर रही है उसको ये बात नहीं पसंद आ रहा, उसको ये बात नहीं खटक रहा है कि उसके ऊपर भी कोई है जो उसको राज करेगा। उसका ऐसा है कि मैं ही दुनिया को राज करूँगी, मैं ही इस दुनिया में रहने वाली हूँ। आपको बता दूं कि यामिनी के तो 2 बेटे हैं, रिसेंट एपिसोड में ये भी दिखाया गया था, और आज के एपिसोड को लिंक करके मैं बता रही हूँ। यामिनी अपने बेटों से कहती है, लास्ट टाइम जो लड़की आपको जंगल में मिली थी और जिसका खून करने के लिए जिसके पीछे तुम लोग पड़ गए थे उसे तुम मार गिराओ, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए से वो लड़की चारों ओर सबको उस जंगल का पता बता रही है जिस जंगल से वो शॉर्टकट के वे से अपना घर आना चाहती थी, क्योंकि वो ट्रैवलिंग में अपना पैसा ना खर्चा करके शॉर्टकट वे से आना चाहती थी। लेकिन शाम के होने की वजह से यामिनी के जो 2 बेटे हैं जो असली में राक्षस हैं, इनको मिल गया एक खूनी शिकार और उसका शिकार करने के लिए वो उस पर टूट पड़ रहे थे। लेकिन लास्ट एपिसोड में ये दिखाया था कि जब उस पर टूट पड़े थे वो लड़की किसी तरह से उनको चकमा दे के वहाँ से भाग जाती है, और भाग के आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर करती है जहाँ पे उसने लाइव प्रूफ देते हुए ये कहा कि यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे कुछ तो ऐसी शक्ति है, कोई तो ऐसा शख्स है जो मेरे पीछे पड़ा था, जो इंसानी वेश में तो है लेकिन इंसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं दानव के रूप में था, वो कहीं ना कहीं राक्षस के रूप में था। ये बात जब सोशल मीडिया पे आया तो कहीं ना कहीं मानो हड़कंप मच गया, और ये बात यामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने ये कहा अगर परी लोग को और फरिश्ते लोगों को ये पता चल गया कि धरती पे अभी भी राक्षस लोग हैं तो वो हमें मार गिराएंगे, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमें धरती से हटा के पाताल लोक भेज देंगे, जहाँ पे फिर नरक में हमें सड़ना पड़ेगा, और इससे तो अच्छा है कि हम पृथ्वी लोक पे रहें। मैं आपको बता दूं कि यामिनी भी राक्षस है लेकिन इसकी पावर थोड़ी सी कम हो गई, क्यों? क्योंकि इन्होंने जिससे शादी की है वो निकला इंसान। जी हाँ, जैसे कि नागिन में दिखाया गया था, नागिन का भी एक नॉन फिक्शन शो था जहाँ पे ये दिखाया था एक इच्छाधारी नागिन अगर नागिन के अलावा, नाग के अलावा किसी इंसान से शादी करती है तो कहीं ना कहीं उसका जो इच्छाधारी वाला पावर है वो कम हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, वो इतना शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो राक्षस की दुनिया में भी ये दिखाया गया कि राक्षस जब एक इंसान से शादी करता है तो उसका पावर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो यामिनी का पावर भी यहाँ पे थोड़ी कम हो गई है, जिस वजह से वो डर रही है कि जिस ओहदा उसके बेटे को मिलना चाहिए वो ओहदा कहीं हरनव को ना मिल जाए, हरनव यानी उनके भाई का बेटा। और इस दौरान उसने, यामिनी ने न्यूज़ देखने के बाद अपने बेटे को ये कहती है कि तुम जाओ उस लड़की का पता लगाओ, और पता लगाने के बाद उसको सीधा वहीं पर मार गिराओ, मार के इस तरीके से गिराओ कि लगे ही ना कि किसी इंसान ने मारा हो या फिर कोई राक्षस ने मारा हो। मारो तो ऐसा कि उसका कुछ अता पता ना चले, खून पियो तो ऐसा कि उसकी कोई तलाश भी ना कर पाए। मतलब वो इन शॉर्ट चाहती है कि जानवरों की तरह ना मारे, मारना है तो पूरा इस तरीके से मार गिरा कि कोई पता भी ना लगा पाए कि ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे, इसको मारा तो मारा कैसे, और ये लड़की है तो है कौन। मतलब आप समझ रहे हो राक्षस की दुनिया में जिस तरीके से वो इंसानों को खाते, इंसानों को खून पीते, वो चाहती है
कि उसको टोटली निगल जाए वो। जी हाँ, इसके साथ साथ यामिनी ने अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन दी और अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन देने के साथ साथ ये भी दिखाई दिया कि वो अपने एक बेटे पे, जो उनका बड़ा बेटा है, उस पर गुस्सा करते हुए भी वो नजर आई। इसके साथ साथ जब अगर मैं बेला की बात कर लूँ तो बेला फिर सोचते बैठती है कि मैं इस दुनिया से अलग क्यों हूँ, अगर मैं इस दुनिया की हूँ तो मुझे बार बार परियों वाले सपने क्यों आते हैं। माँ तो कहती है कि परियों वाले सपने ऐसे कुछ नहीं होते हैं, तो ज़्यादा उस बारे में सोचती है इसलिए तुझे परियों वाले सपने आते हैं। बेला इस बात को अब तक मानते आई थी कि शायद मैं परियों वाले सपने देखती हूँ इसलिए मुझे परियों का ख्वाब आता है, लेकिन ये बात जब सामने आ गया कि परियों का ख्वाब देखने के लिए नहीं बल्कि परी और वो राक्षस का जो लव स्टोरी था वो सिर्फ एक सॉन्ग तक ही नहीं, वो सिर्फ एक पोएट तक ही नहीं, वो चीज़ रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। जी हाँ, और इसमें ये दिखाया गया है कि उसका डायरेक्टली चेहरा परी देवलिका का और वो जो राक्षस था जिससे उसको हुआ था प्यार प्रेम, उसका डायरेक्टली चेहरा सामने दिखाई देता है। और तभी बेला नींद से उठ पड़ती है जब उसको ऑलरेडी परी का और उस राक्षस का चेहरा दिख जाता है जिसका सपना वो बचपन से देखते आई है। और देखने के बाद वो अंदाज़ा सिर्फ लगाते बैठी है कि ये परी और राक्षस है कौन। फाइनली उसको उसका चेहरा दिखने लगता है और दिखने के बाद वो इस बात को श्योर हो जाती है कि कुछ तो नया आने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है, जिस वजह से आज इतने बड़े राज का खुलासा मुझे मेरे सपने में दिखने को मिला। कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस शो को देखने के बाद कि शिवांगी जोशी का कुछ पार्ट अभी भी बाकी है जो आगे आने वाला रहेगा, लेकिन आज के एपिसोड में सिर्फ शिवांगी का वो झलक दिखाया गया है जो पहले एपिसोड पे हुआ था, जहाँ पे वो एंट्री ली है, वो चढ़ते हुए अपनी माँ के पास जाती है और फिर जिस तरीके से जिनसे उसके साथ धोखे से शादी किया है उसका वो कत्ल करके धरती पे वापस फेंक देती है। इतना पार्टी उसका दिखाया गया है जो बेला अपने सपने में देखती है। अगर मैं वही बात करूँ हरनव की, तो हरनव के भाइयों ने हरनव का मार मार के इतना बुरा हाल किया था कि हरनव रोते रोते अपने डैड के पास आके बैठ जाता है, डैड की समाधि के पास आके बैठ जाता है, जो कि कॉलेज के ठीक सामने बनाया गया है। जी हाँ, अगस्त का एक पुतला बनाया गया है जो स्तंभ के इधर आके बैठता है और अपने डैड से बात करता है। उस दौरान जब अपने उस स्तंभ पे हाथ रखता है तब उसको कहीं ना कहीं एक अलग सा आवाज़ आता है और उस आवाज़ से उसको ये समझ में आ जाता है कि अंदर कोई तो है अंदर जो अभी भी जिंदा है। अगर ऐसा है तो कौन हो सकता है, और ऐसा है तो इतने सालों से अंदर कैसे ज़िंदा है, बिना खाए पिए कैसे ज़िंदा है। हरनव को ये चीज़ अभी तक क्लिक नहीं हुआ जाता है कि वो भी जिस इंसान की बात कर रहा है और वो खुद जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है वो कोई नॉर्मल कैटेगरी नहीं, वो खुद राक्षस की दुनिया से बिलोंग करता है और खुद राक्षस की दुनिया से आप कह सकते हो लिंक रखता है। और तो वहीं हमने ये देखा है कि जब उसने एक और बार बेला से मिलता है तो उसे कहीं ना कहीं बेला से हो जाता है प्यार। जी हाँ, अभी भी शालीन भनोटियानी की हरनव का इनोसेंट वाला लुक सामने रहता है, कुछ नया चेंजेस नहीं हुआ रहता है। इस दौरान भी आप कह सकते हो बेला को देख के उसके मन में घंटी बजने लगती है, उसके मन में बेला को लेके एक अलग ही प्यार, एक अलग ही जुनून सवार हो जाता है। बेला को देख के उसको एक तरफा प्यार होने लगता है। बेला को इस बात की जानकारी तब होती है जब हरनव का हाथ बेला से फिर से टकराता है और हरनव के दिल में चल रही बातें बेला को हो जाती है कानों खबर और बेला हरनव से बहुत चौंकाने वाले तरीके से देखती है। और ये देखने के बाद आप कह सकते हो हरनव डर जाता है कि कहीं इसे समझ तो नहीं आ गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। खैर उसे कैसे समझेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अंतर्यामी तो है नहीं कि वो मेरे मन की बात पढ़ ले। लेकिन ये बात भी बेला सुन लेती है और बेला फिर उस पर टूट पड़ने की कोशिश करती है। लेकिन बेला का नेचर इसमें बहुत ही काम नहीं दिखाया गया है कि जिसमें बेला किसी को कोई सवालत नहीं करती है। लेकिन हरनव का छोटा सा क्लाइमेक्स सामने दिखाई दिया है जहाँ पे उसके अंदर सुबह होते ही उसके अंदर कुछ ऐसी अंदरूनी शक्ति आ जाती है जिसे देखने के बाद हरनव खुद शौक होता है कि ये मैं हूँ। और फिर उसको पास्ट में उसको भी एक ड्रीम के ज़रिए से, उसको भी एक स्टोरी के ज़रिए से ये क्लिक होता है कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जिसका इस दुनिया में एग्जिस्ट करना और इस दुनिया में आके अपना बदला लेना यही मेन पर्पस है। और इस बार ये खास बात ये देखा जाएगा कि एक दानव सिर्फ अपने परिलोक से उस फरिश्ता से ही झगड़ा नहीं करने वाला, उस फरिश्ता से ही बदला नहीं लेने वाला है, बल्कि उस शख्स से बदला लेने वाला है जिस शख्स ने उसके भाई के साथ उसके डैड को
मार गिराया है। जी हाँ, बहुत सारे खुलासे होने वाले, बहुत सारे पर्दों का होने वाला है फाश, और नए एपिसोड में तो कुछ और भी इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला है, जिसे देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि ये शो के प्रति जो रुचि है वो डेफिनेटली बढ़ने वाला है। क्योंकि इतना एपिसोड देखने के बाद तो आई जस्ट कांट वेट कि कल का एपिसोड कब आए और मैं इस चीज़ को देख के आप सबके सामने इसका रिव्यू लेकर आऊँ। लेकिन अभी तक जितना मैंने देखा है ना, इट वॉज टोटली अमेजिंग। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप लोग अगर इस शो को पूरा देखोगे ना फ्रॉम एपिसोड 1, आप लोग को इस चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। है तो ये नॉन फिक्शन शो, लेकिन कहानी में जैसे जैसे ट्विस्ट आ रहे, कहानी का जो स्टोरी सीक्वेंस है, इसे देखने के बाद आगे क्या होगा और आगे क्या होगा, ये देखने का जो रुचि है, जो एक्साइटमेंट है, ये बरकरार रहेगा, इस बात की गारंटी है। नो डाउट एकता कपूर का जो भी शो है वो तो हिट रहता ही है, और कहीं ना कहीं ये शो भी इस तरीके से हिट होने वाला है क्योंकि ये शो ने अपना ट्रेंड पटरी पे उतार दी है। जी हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल के एपिसोड में ये दिखाया गया कि हरनव के अंदर वो अंदरूनी शक्तियाँ आ जाती हैं और बेला से जो उसको प्यार होता है, वो बेला से प्यार के बंधन में बंध के उससे बदला लेने की कोशिश करता है, और बेला जिसको हरनव का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता है, उसे भी कहीं ना कहीं हरनव के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। और लास्ट में ऐसा कुछ दिखाया गया है कि एक दानव को एक परी से हो जाता है प्यार, जो कि पूरी शांत है, और एक दानव जो कि हरनव है वो पूरा है फायर, और फायर और पानी के बीच में अगर आप आग देखना चाहोगे तो जाहिर सी बात है आग तो बुझ ही जाएगा। पानी और आग का कभी मिलन नहीं हो सकता, लेकिन ये मिलन का बात कर रहा है ये शो। अभी देखना बेहद खास होगा कि इसकी कैसी होती है मिलन। आने वाले एपिसोड में दिखाने वाला है कि किस तरीके से शालिनी यानी कि हरनव का अंदरूनी शक्ति आने के बाद वो बेला से किस तरीके से करता है मुलाकात। फिलहाल के लिए बस इतना ही, रिव्यू के लिए आज के लिए इतना ही था, और आज का एपिसोड बेहद खास था। कल मैं लौट के आऊँगी कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए फीफा फुस।